दूध One, two, three, four, five, six, seven. Yes. जी वेलकम बैक जी। मी नॉट कंट्रोल देना जी। ये असद कंट्रोल देना प्लीज। काइंडली माइक को म्यूट करें जी सारे। ओके जी, असद कंट्रोल दें ताकि मैं इनको म्यूट कर सकूं। असद अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे होस्ट बनाएं। मेरा ख्याल है मीटिंग चला के भूल गया है कि मैंने होस्ट भी बनाना है और उठ गया है। बहरहाल जी जो लोग हैं वो तो अपने माइक्स को म्यूट करें प्लीज जी। ठीक है जी। ओके, नो आई एम द होस्ट जी। ठीक है जी, म्यूट ऑल कर दिया जी। और पार्टिसिपेंट्स को अलाउ नहीं है म्यूट करना। ओके जी, तो हम बात कर रहे थे इसकी जी, ऑर्डर बाय क्लास की और डिफरेंट क्लासेस की। ठीक है जी, तो ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं एसक्यूएल के, ये भी आपके जहन में होना चाहिए। वो क्या करते हैं, ये सिंपल वन लाइनर डेफिनेशंस हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको एक दफ़ा पढ़ने के बाद भी इसका कोई आइडिया नहीं होगा। बड़ी आसानी से जो है वो आप इसके बारे में, सॉरी जी, गुड जी, गुड 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 गुड। ओके जी, स्क्रीन इज शेयर जी। ओके ओके जी, ठीक है जी। तो ये ऑपरेटर्स हो गए। इसी तरह ग्रुप बाय की क्लास है, जो चंद मशहूर क्लासेस हैं उनके बारे में आपने देख लेना है जी। इसमें हैविंग की क्लास है, इसमें वेयर है। वेयर के आगे तो आपने सिर्फ फिल्टर लगाना है, कंडीशन बनानी है, एंड के साथ बनाएं, और के साथ बनाएं। ठीक है जी, ये आपकी कंडीशन है। हम चलते हैं, इसको टेस्ट करते हैं जी। सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री, मैक्सिको 91 रिकॉर्ड थे, लेकिन सिर्फ 5 रिकॉर्ड हमारे सामने आए। कोई भी कंडीशन आप इसके साथ लगा सकते हैं जी। मसलन हम लगाते हैं यहाँ पे कि जहाँ पर कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 50 होगा, वो हमारे लिए सर्च करके लाओ जी। कस्टमर आईडी, स्पेलिंग ऑफ द फील्ड जो है वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। ठीक है जी। अनरिकॉग्नाइज्ड टोकन, यस जी, यहाँ पे ये ऑपरेटर लगा हुआ था तो इससे टेक्स्ट देखिए जी, कस्टमर आईडी 51 से ज्यादा और टोटल 41 रिकॉर्ड्स हमारे सामने आ गए हैं जी। क्वेरीज के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होगा जी, लेकिन क्वेरीज के रिलेटेड चीजें कुछ भी पूछ सकते हैं। ऑपरेटर के बारे में पूछ लें, किसी क्लास के बारे में पूछ लें, किसी क्वेरी के बारे में पूछ लें, सिंटैक्स के बारे में पूछ लें। 100% कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें होगा। इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये है कि जाहिर है उन्होंने ये तो नहीं कहना कि ये क्वेरी लिख के दिखाओ। अब इन चीजों को ग्रास्प करने के लिए हमें कम से कम एक दफा तो उनमें से गो थ्रू होना पड़ेगा जी।
ठीक है। इसीलिए तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा रहा, मैं जस्ट आपको एक किस्म की आउटलाइन बता रहा हूँ कि आपने किन किन चीजों को गो थ्रू करना है। अब अगर आप इसको देखें भी ना तो इसमें से सारी चीजें हमने थ्योरी में पढ़ी हैं। ये वो नल वाला था जो नल कंस्ट्रेंट के जरिए होता है, ठीक है। और इसी तरह हमने जॉइंट्स के बारे में भी पढ़ा था, ये उसकी क्वेरी है। तो ये बात जहन में रखें, जो पॉपुलर सेलेक्ट की क्लासेस हैं, इंसर्ट के अंदर हम वैल्यूज का लगाते हैं, क्या उसका फॉर्मेट है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में या पैटर्न में जो है वो शामिल हो सकता है जी, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास आ जाती है जी उसके बाद ऑर्डर की क्लास है, ठीक है। नीचे मेरा ख्याल है ग्रुप बाई की क्लास है। जब आपके पास आप डाटा को ग्रुप करना चाहते हैं अक्रॉस मल्टीपल रिकॉर्ड्स, तो आप ग्रुप कर सकते हैं। जैसे वो मैक्सिको वाला था कि जी हम देखना चाहते हैं मैक्सिको के टोटल यूजर हमारे पास कितने हैं, तो हम उसके ऊपर ग्रुप बाई की क्लास जो है वो लगा सकते हैं। तो इस तरह हैविंग की क्लास है, ये रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए होती है कि आपने जो वेयर क्लास के अंदर लगाया उसमें आप हैविंग के बाद कोई वैल्यू लिखेंगे तो आपका रिकॉर्ड्स जो है वो फिल्टर हो जाएगा। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको इन क्लासेस के बारे में होनी चाहिए। जैसे वो बच्चे ने पूछा कि जी हम इसको अगर अल्फाबेटिकली नहीं करना चाहते, अब अगर वो बात यहाँ पे डिस्कस ना हुई होती तो DESC वहां पर ऑप्शन में लिखा हो जी कि आपने ऑर्डर्स को डिसेंडिंग में अगर करना है ऑर्डर बाय क्लास में, तो कौन सा आप कीवर्ड यूज करेंगे। DESC लिखा हुआ हो, डिसेंडिंग पूरा लिखा हुआ हो, ठीक है, DSC लिखा हो, क्योंकि असेंडिंग में करने के लिए हमारे पास ASC है, ठीक है, और वो वहां लिखा हो DSC, तो आप तो समझेंगे कि यही वाला है। इसलिए जो प्रॉपर कीवर्ड्स हैं, और वहां पर हमने क्या लिखा कि वहां पर हमारे पास DSC अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है ना। हाँ, जो जो सिंपल रूल एक जहन में बना लेंगे, जो कमांड रिकॉर्ड्स के ऊपर अमल करेगी वो डी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कमांड है। जो कॉलम टेबल बनाने, टेबल को डिलीट करने, कॉलम का इजाफा करने, प्राइमरी की बनाने, इंडेक्सेस बनाने के लिए इस्तेमाल होगी, जिससे आप रिकॉर्ड के अलावा काम करेंगे, ठीक है, वो सारी की सारी DDL कहलाएंगी, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आएंगी, ठीक है। उसके बाद आप ये इनर ज्वाइन, ये सारे हमारे जो है ना वो यूज हो गए। ये देखें कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है ना वो छूट रहा था जी, फंक्शंस इन SQL। अच्छा, हमने लैंग्वेजेस के अंदर फंक्शंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि हम लैंग्वेज में फंक्शन यूज कर लेते हैं अपने कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो SQL क्वेरी में भी फंक्शंस भी अलाउड हैं, सब क्वेरी भी इसके अंदर अलाउड है। प्रोग्रामिंग में हम इसे सब रूटीन्स कहते हैं, सब प्रोसीजर्स कहते हैं, और यहाँ पर हम फंक्शंस भी कर सकते हैं। एक स्पेशल कमांड है जिसके जरिए आप एज अ सबा इंडेक्सेस का टॉपिक बेटा आगे आ रहा है, आगे हमारे पास आएगा कि इंडेक्सेस हमारे पास क्या होते हैं। तो फंक्शंस भी SQL के अंदर लिखे जा सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से देखने की बजाय मैं डायरेक्ट लिखूंगा SQL फंक्शंस, तो मुझे ये W3 स्कूल के ऊपर ही लेके जाएगा। ये देखें, अब एवरेज का फंक्शन ये SQL का बिल्ट इन फंक्शन है, काउंट का फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है, फर्स्ट का फंक्शन, लास्ट का फंक्शन, मैक्स, मिन, ये सारे SQL के बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनके जरिए आपको रिजल्ट मिलता है खुद ब खुद ही, ठीक है जी। SQL के बिल्ट इन फंक्शन है। इनमें से आप जो जो जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वर्ड है, उनके मशहूर फंक्शंस हैं, तो ये फंक्शंस भी आपको जो है ना इनका भी आपने आउटलाइन थोड़ी सी देखनी है और इनको भी आपने यूज करके देखना है जी, ठीक है जी। सम का फंक्शन है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह आप इसको क्वेरी के ऊपर यूज कर सकते हैं जी। जरा देखें ये कैसे उसने लिखा हुआ है कि जी सम ऑफ क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है, नंबर 1 के सिलेक्ट करो क्वांटिटी, इसका मतलब ये है क्वांटिटी करो, लेकिन क्वांटिटी को आपने सम लिख सकते हैं जी। हाँ जी, अगर आप SQL के अंदर खुद फंक्शन लिखेंगे तो वो कहलाएंगे स्टोर्ड प्रोसीजर्स। स्टोर्ड प्रोसीजर SQL के अंदर हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, उसकी भी मैं मिसाल आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली सुन लीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक जो है ना ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ। अभी एक्सप्रेशन, आप SQL में अपनी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, आप SQL में जो है वो स्टोर्ड प्रोसीजर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, और SQL के अंदर सब क्वेरी भी लिख सकते हैं। फंक्शंस जो हैं ये पहले से प्री डिफाइंड है जी, आपने सिर्फ उनको वैल्यूज सप्लाई करनी है।
अगर आप खुद से कुछ चाहते हैं तो आप खुद का फंक्शन नहीं लिख सकते, लेकिन आप सब क्वेरी लिख सकते हैं और एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। काइंडली इसको देखिएगा जी जरा। हमने ये कहा कि सम ऑफ दिस वन, तो आप देखिए यहाँ पर वो दिखा रहा है कि ऑर्डर डिटेल्स के अंदर जितनी भी क्वेरीज हैं, क्वांटिटी है, उस तमाम क्वांटिटी वाले कॉलम को अगर आप इसको सम को यहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है, सिलेक्ट क्वेरी एज, तो ये आप देखेंगे कि ये जो एज के बाद, अब एज की क्लास क्या करती है, कितनी सिंपल क्लास है ये। जब आप एज लिखने के बाद जो नाम लिखते हैं ना, आपके कॉलम का फिर वो नाम नहीं होता, ये सिलेक्ट कर रहा है क्वांटिटी को, लेकिन आपके कॉलम के ऊपर जो हेडिंग आएगी वो एज के बाद वाली आएगी, ठीक है। अब आप देखें, आपने कहा सिलेक्ट क्वांटिटी, ये नीचे सारी क्वांटिटी लगी हुई है, ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर लिखा हुआ है एज टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, तो उसने यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है जी। अब इसके ऊपर आप सम लगा सकते हैं, सम का फंक्शन लगा दें तो ये सम ऑफ क्वांटिटी करेगा जी, ठीक है। लाइक जो है जी वो और चीज है। लाइक वेयर के अंदर यूज होता है, लाइक ऑपरेटर है, और एज जो है ये हमारे पास एक्सप्रेशन के अंदर हम यूज करते हैं, एज ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। ये एक क्लास हो सकती है लेकिन ये ऑपरेटर नहीं है। लाइक एक ऑपरेटर है, ध्यान में रखिएगा, लाइक, बिटवीन, एग्जिस्ट, ये ऑपरेटर्स हैं। कितना बेसिक क्वेश्चन आपने पूछा है, और इसी तरह की चीजें जो हैं वो डेफिनेटली वहां पर आ सकती हैं जी। ये सम ऑफ क्वांटिटी किया जी, आपके सामने ये आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक चीज लिखता हूँ जी, सिलेक्ट क्वांटिटी, और मैं करके देखता हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि इसको जाहिर है प्रैक्टिस करके बंदा यूज कर सकता है। ये देखें, मैंने लिखा सिलेक्ट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 5, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। ये अब मेरा एक्सप्रेशन है, क्वांटिटी को सिलेक्ट करो और उसको 5 से मल्टीप्लाई करके शो करो, ठीक है। आप यहाँ पे किसी भी किस्म की मैथमेटिकल या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, इसे एसक्यूएल एक्सप्रेशन कहते हैं। और जब आप एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसके बाद एज लिख के आप उस एक्सप्रेशन को जो हेडिंग देंगे वो उस हेडिंग के साथ आपको नजर आएगी। हम इस हेडिंग के बगैर इसको करके देखते हैं। ये मैंने हेडिंग को इसमें से डिलीट कर लिया, तो आप देखिएगा कि रिजल्ट आपके पास आ गया, लेकिन कॉलम का कोई नाम जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये है एज के बगैर और ये है एज के साथ। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। आप नेक्स्ट जो हमारे पास है, इसी तरह जी डिफरेंट जो क्लासेस हैं और ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पर मैंने रिपोर्ट कर दिया है, आपको बता दिया है जी कि आपने एसक्यूएल की जो क्लासेस हैं इनको आपने गो थ्रू करना है, जो ऑपरेटर्स हैं इनको आपने गो थ्रू करना है, और जो एसक्यूएल की कमांड्स हैं सारी की सारी जो डीडीएल से रिलेटेड हैं या डीएमएल से रिलेटेड हैं, उनको भी आपने ओवरव्यू करके अपने जहन में इन चीजों को बिठाना है। सब क्वेरी हमारे पास क्या होती है? एक क्वेरी के अंदर हम क्वेरी लगा सकते हैं, तो वो हमारे पास सब क्वेरी कहलाती है, जैसे नेस्टेड इफ होती थी, ठीक है। एसक्यूएल की एक क्वेरी के अंदर अगर आप एक क्वेरी लगा रहे हैं तो ये सब क्वेरी कहलाएगी, इसे नेस्टेड क्वेरी भी कहते हैं। और रूल इसका क्या है? रूल इसका ये है कि जो नेस्टेड क्वेरी होती है ये पहले चलती है, और जो आउटर क्वेरी होती है ये बाद में चलती है, ठीक है। ये देखें जी, सब क्वेरी इन एग्जाम्पल, तो यहाँ से हम ले लेते हैं एग्जाम्पल इसकी। ये सब क्वेरी की ट्यूटोरियल पॉइंट से हम एग्जाम्पल उठा लेते हैं कोई। ये आपके पास टेबल है, आपने देखें जी लिखा सिलेक्ट और उसके बाद कॉलम नेम, ये एग्जैक्ट क्वेरी लिखी हुई है। सिलेक्ट करो स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, ओके, वेयर आईडी इन। अब देखिए यहाँ तक ये आपकी क्वेरी है, और आगे आपने पैरेंथेसिस के अंदर ये कंप्लीट एक क्वेरी लिखी हुई है। सिलेक्ट आईडी इन फ्रॉम कस्टमर वेयर सैलरी ग्रेटर देन 500। क्या मतलब है? पहले ये चलेगी और एक टेबल जनरेट होगा जिसे हम वर्चुअल टेबल कहते हैं, ठीक है। जो टेबल क्वेरी के चलने के बाद हमें नजर आ रहा होता है वो एक्चुअल टेबल नहीं होता, वो एक वर्चुअल टेबल होता है या व्यू होता है, दो नाम उसे दिए जाते हैं। अब ये सिलेक्ट आईडी करेगा, सारी आईडीज की एक लिस्ट आ जाएगी, उस आईडी पर ये कंडीशन लगेगी, वेयर आईडी इन दिस वन, ओके। सो ये आपकी नेस्टेड क्वेरी है। तो रूल क्या हुआ कि पहले इसने चलना है, बाद में जो है वो इसने चलना है। सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ,
ठीक है जी। अगर आप कहते हैं तो हम इसको यहाँ पे चला के देख लेते हैं जी। ये मेरे पास है जी टेबल, मैं यहाँ गया और यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया। मुझे नेसेसरी चेंजेस तो करनी पड़ेंगी। सिलेक्ट टेबल, चूंकि इधर जो नाम है वो है कस्टमर आईडी, ठीक है, इधर जो नाम है वो कस्टमर आईडी है। और वेयर सैलरी की कोई नहीं है, वहां पर था चलिए जी हम इसको कोई कंडीशन इस पे क्या लगाते हैं, ये लगा देते हैं, ठीक है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी इन सिलेक्ट आईडी, और यहाँ भी हमें फिर जाहिर है कस्टमर आईडी ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ये डेटाबेस है इसके अंदर कस्टमर का जो फील्ड है उसमें कस्टमर आईडी है जी। रन करें तो ये क्वेरी आपकी जो है ना वो रन हो गई। पहले ये वाली क्वेरी चली और उसमें से ये वाली क्वेरी चली, ठीक है। तो ये हमारे पास है सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट जी। ठीक हो गया जी। कार्टेशियन प्रोडक्ट को सेट है जी, जब दो टेबल्स को ज्वाइन के लिए आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें लेफ्ट वाले भी सारे आ जाते हैं, राइट वाले भी सारे आ जाते हैं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है जी, यहां तक था आपका डेटाबेस का पोर्शन कि डेटाबेस एसक्यूएल क्या होती है। एक मुकम्मल डेटाबेस एप्लीकेशन के अंदर एप्लीकेशन प्रोग्राम भी होता है जिसके जरिए आप इनपुट और आउटपुट कर रहे होते हैं, और एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर यूजर इंटरफेस भी होता है जहां से एक्चुअली जो है वो यूजर टेबल्स के अंदर डाटा को इनपुट करता है। यूजर इंटरफेस जो है ये डेटाबेस का फॉर्म्स के जरिए बनता है और उनको जो आउटपुट मिलती है वो रिपोर्ट्स की सूरत में मिलती है। तो ये चार चीजें आपने देख लेनी है जी। एक डेटाबेस जो होती है टेबल्स पर मुश्तमिल होती है जिनके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं। उसके बाद इसमें क्वेरी होती है जिसके जरिए हम डाटा को मैनिपुलेट करते हैं जी। उसके बाद इसके अंदर रिपोर्ट होती है जिसके जरिए हम रिजल्ट्स को डिस्प्ले करते हैं जी। और उसके बाद हमारे पास फॉर्म्स होते हैं जो कि यूजर इंटरफेस होते हैं और इसके जरिए हम डाटा को इनपुट करते हैं, ठीक है। तो आजकल का जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये दोनों चीजें जो हैं ये फ्रंट एंड के पास चली गई हैं और टेबल्स और क्वेरीज जो हैं ये बैक एंड के पास चली गई हैं। डीबीएमएस में ये चीजें नहीं होती। मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए ज़ाहरा बता दिया है, अगर आप ये ना लिखती तो ये मेरी लाइन से आपको बात क्लियर हो जानी थी, ठीक है ना। कि आज की जो डाटाबेसेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ओरेकल की अगर आप बात करें ना ओरेकल की, तो ओरेकल में आज भी डेवलपर मौजूद है जिसके अंदर ओरेकल डेटाबेस का फ्रंट एंड जो है वो ओरेकल के अंदर ही मेरा ख्याल है उसका नाम डेवलपर होता था या जे डेवलपर होता था, उसके अंदर उसका जो है ना वो रिपोर्ट्स और इंटरफेस बनता है, ठीक है। तो ये ज़हन में रखिएगा। और अगर हम एक और सादा मिसाल लें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ये चारों चीज़ें बनाने की ऑप्शन जो है वो हमारे पास मौजूद है। लेकिन चूंकि अब मैंने ऑलरेडी बोला कि एक ओरेकल की जो एप्लीकेशन है उसमें सारा कुछ जो है वो ओरेकल के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ही सारा कुछ हो रहा होता है। पर ये इंटरफेस की बात आ गई, ठीक है, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा चूंकि ये इसमें मौजूद था। वोलाटाइल स्टोरेज बिल्कुल सिंपल बात है, ये भी हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल की चीजें हैं। कहाँ असल में पता क्या हो रहा है, शुरू में देखो हमने क्या बात की थी कि एक ये अब वो स्कीमा शुरू हो गया जी, ये फिजिकल स्कीमा की बात शुरू हो गई है यहाँ से आगे। एक क्या है कि आपके पास डेटाबेस आपको कैसे नजर आता है, आपको टेबल नजर आते हैं, आपको क्वेरीज नजर आती हैं, लेकिन ये है हमारे पास लॉजिकल स्कीमा। लॉजिकल स्कीमा, लॉजिकल डिजाइन नहीं, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक वो स्कीमा है जहां डाटा एक्चुअली हमें नजर आता है। लेकिन मैंने ये शुरू में बोला था कि हार्ड डिस्क के ऊपर जाके डाटा जो है वो फिजिकली स्टोर होता है, तो उसी तरह जाके स्टोर होता है। तो एक डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फिजिकली किसी भी डेटाबेस को जाके कैसे स्टोर करता है आपके हार्ड डिस्क के ऊपर, किस तरह वो मैनेज कर रहा होता है, वो वहां से बात को शुरू करने के लिए उसने ये स्टोरेज का कॉन्सेप्ट दिया है। और उसके बाद बताया जी कि हम हार्ड डिस्क के ऊपर दो तरीकों से फाइल्स को डाटा को स्टोर कर सकते हैं, नॉट फिजिकल डिपेंडेंसी जी, ठीक है। और हम इसमें डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी फाइल जिनको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं जिसमें डाटा जो पड़ा होता है तो उस तक आप डायरेक्ट जा सकते हैं। और इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल है, डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन है। ये अब फिजिकल फॉर्म में जब डाटा आपकी हार्ड डिस्क या स्टोरेज डिवाइस के ऊपर वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल स्टोरेज के ऊपर रखा जाता है तो किस तरह से रखा जाता है,
ये बात जहन में रखिएगा, आपकी हार्ड पे डाटा फाइल बन के ही जा रहा है, आपको फाइल बन के नहीं नजर आ रहा। आप तो डेटाबेस में जाके लोड करते हैं तो पूरी डेटाबेस आपके सामने आती है, आपको टेबल्स नजर आते हैं, आप उन्हीं टेबल्स के ऊपर सारी मैनिपुलेशन करते हैं। लेकिन एक्चुअली हार्ड पे जाके तो टेबल ड्रॉ नहीं होते ना, उस वहां डीबीएमएस किस तरह से जाके स्टोर करता है, ये उस हवाले से ये गुफ्तगू है। और ये आसान चीजें हैं सारी। डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऐसी फाइल जो बगैर किसी भी इंडेक्स के स्टोर की गई है, और एक ऐसी फाइल है जो कि इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल है। ठीक है जी, बिल्कुल जी, एक स्टोरेज है और ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल ऐसी फाइल होती है कि जो पड़ी हुई सीक्वेंशियल होती है, लेकिन उसका एक हमने इंडेक्स बनाया होता है उस तक पहुंचने का, और वहां से डाटा को उठाने और रखने के लिए एक इंडेक्स यूज किया जाता है। ये इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल है। डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर डाटा इस तरह से स्टोर किया जाता है कि उसकी डायरेक्ट लोकेशन को एक्सेस किया जा सकता है कि हार्ड डिस्क के किस पोर्शन के ऊपर ये डाटा पड़ा होगा। तो ऐसी जो एक्सेस होती है इसे हम डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन या डायरेक्ट फाइल एक्सेस कहते हैं। किस तरह हम डायरेक्ट एक्सेस करते हैं, इसके लिए हैशिंग की टेक्निक यूज की जाती है। हैशिंग बेसिकली क्या है, एक एल्गोरिथम है। हैशिंग जो है ये एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं ब्रांच है एल्गोरिथम्स की, जिसके जरिए डाटा को एनक्रिप्ट भी किया जाता है, इसे हम वैल्यूज देते हैं और उसके बाद ये उसके ऊपर एक एल्गोरिथम चला के एल्गोरिथम के डिफरेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है जी हैशिंग का। ये जहां पे सिर्फ ये बता रहा हूं आपको कि हैशिंग क्या करता है, डाटा स्ट्रक्चर में इसकी बात आएगी, सिक्योरिटी में भी इसकी बात आएगी। ठीक है जी, हैश के डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, फंक्शंस हैं जो कुछ वैल्यूज आपसे लेते हैं और रिटर्न में आपको वैल्यू देते हैं। वो वैल्यू किस तरह से प्रोवाइड करते हैं ये सिर्फ एल्गोरिथम को लिखने वाले लोग ही जानते हैं। तो डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैश फंक्शंस को इस्तेमाल किया जाता है जी। ठीक है, और उसकी मदद से आपका डाटा जो है वो हार्ड डिस्क के ऊपर फिजिकली स्टोर किया जाता है। अब वो स्टूडेंट जरा जहन में रखे कि जी कि हमने डाटा को किस तरह से स्टोर करते हैं। यहां पर बात आती है इंडेक्सेस की, कि आप जब डाटाबेस को टेबल के अंदर स्टोर करते हैं, एक इंडेक्स तो उसमें बन जाता है आपका प्राइमरी की। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी डाटा को सर्च करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। आप सिर्फ हैशिंग को एक चीज समझे ना, कि हैशिंग एक स्पेशल किस्म का एल्गोरिदम है जो नेटवर्क्स, इसकी एप्लीकेशन है ना, ये साइबर सिक्योरिटी में यूज होता है, डीबीएमएस में भी यूज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज होता है, और ये नेटवर्क्स में भी यूज होता है। ठीक है, मकसद इसका क्या है, एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा एल्गोरिदम है कि जो आपसे कुछ वैल्यूज लेगा और आपको कुछ रिटर्न में देगा। उसके अंदर उसने क्या किया है ये नहीं है। तो हैश के जरिए डेटाबेस के अंदर हम इंडेक्सेस जनरेट करते हैं, हम की वैल्यूज को जनरेट करते हैं हैश फंक्शन लगाकर। हर डीबीएमएस फिजिकली डाटा के ऊपर हैश फंक्शन लगाता है। बताना नहीं है उसने कि डेटाबेस डीबीएमएस फिजिकली किस तरह जाके स्टोर करता है, फाइल्स की सूरत में करता है। फाइल्स दो किस्म की होती हैं, डायरेक्ट एक्सेस वो किस तरह बनाता है, वो हैशिंग के फंक्शंस के जरिए कीज जनरेट करता है और उन कीज के जरिए जाके डाटा को वो स्टोर करता है जी। ठीक है जी, इसी तरह रीहैशिंग होता है कि एक हैश का आपने फंक्शन लगाया, उसके ऊपर आपने फिर हैश का फंक्शन लगा दिया, तो ये आपका रीहैशिंग कहलाता है जी। ठीक है जी, और ये कोलिजन हैंडलिंग मैं बिल्कुल छोड़ रहा हूँ जी, ऑपरेटिंग सिस्टम में बड़ी डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा ये क्या होता है। ये बात आ गई इंडेक्सेस की। ये टॉपिक ना जी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, इंडेक्सेस को आपने नहीं छोड़ना जी। हर सूरत में जो एसक्यूएल के या डेटाबेस के इंडेक्सेस हैं, इनकी कितनी इकसाम है और हर किस्म की डेफिनेशन आपने याद करनी है। इंडेक्स जो है ये एंट्रीज होती हैं, सपोर्ट करते हैं एफिशिएंट रिट्रीवल को। इंडेक्स ऐसे ही है जैसे आपकी बुक का इंडेक्स होता है। ठीक है, तो डीबीएमएस कितने किस्म के इंडेक्स जनरेट करता है जब वो डाटा को फिजिकली जाके स्टोर कर रहा होता है। तो ये करता है जी क्लस्टर्ड इंडेक्स और अनक्लस्टर्ड इंडेक्स, सिंगल की बेस्ड हैं, इन्वर्टेड फाइल्स हैं, पॉइंटर्स हैं, सारे किस्म के इंडेक्सेस को आपने देखना है और इनको आपने याद करना है जी, नहीं छोड़ना जी। एडवांस टॉपिक है, मिड का टॉपिक है,
यहाँ से मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के डीप क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जाते हैं कि इंडेक्सेस हमारे पास किस तरह से बनते हैं, ठीक है ना। ये हम लिखते हैं, खुद से लिखते हैं, यानी जब जो डेटाबेस के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो भी लिख सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते तो आपका डीबीएमएस जाने और आपकी इंडेक्सिंग जाने, वो खुद ब खुद टेबल्स को, डाटा को अपने आप स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात होती है जहां पर वो बहुत कॉन्शियस होते हैं रिट्रीवल सिस्टम्स के हवाले से, उनका डाटा वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपने डाटाबेस होंगे जी। बशीर साहब, मेरी इसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि मैंने इनको इतना डीपली नहीं देखा हुआ, मुझे सिर्फ एक जनरल टाइप्स हैं। यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि ये चीजें मैं आउटलाइन की सूरत में और कॉन्सेप्चुअल सूरत में जो है ना वो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक क्रिएट इंडेक्स है, तो ये क्रिएट की कमांड है ना, आप देख रहे हैं ये भी डीडीएल के अंदर आती है और वहां पर ये इंडेक्सेस जो है ना वो क्रिएट होते हैं। आमतौर पे मुझे भी 14-15 साल हो गए हैं प्रोग्रामिंग करते हुए, डेटाबेस भी मैं बनाता हूँ, कोडिंग भी करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, तो मुझे तो कभी जरूरत नहीं पड़ी कि मैंने कभी कोई इंडेक्स बनाया हो किसी डेटाबेस का। बेसिकली ये फिजिकली डाटा आपका आपकी हार्ड डिस्क पे जाके डीबीएमएस ने किस तरह रखना है, एक तो उसकी अपनी तरतीब है जो उसने ऊपर बता दी, लेकिन अगर आप खुद से अपनी डेटाबेस के इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हैं, टेबल्स के इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हैं, चूंकि आपको तो एज अ डिजाइनर पता है ना कि इस टेबल को जो है ना वो इन कीज की बुनियाद पे ज्यादा सर्च किया जाएगा, समझ आ रही है ना। तो अब डीबीएमएस ने उसको हार्ड डिस्क में जाके रखना है, उसने अपने हिसाब से उसका इंडेक्स क्रिएट करना है। लेकिन जब आप एक डिजाइनर के तौर पे जानते हैं कि जी मेरी इस डेटाबेस को इस तरह से सर्च किया जाएगा, ठीक है, तो फिर एक जो है ना वो डिजाइनर के अंदर या डेटाबेस के अंदर इनको क्रिएट जो है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। क्लस्टर की तारीफ भी मौजूद है जी। डिटरमिन्स स्टोरेज डाटा है, मैं चूंकि ज्यादा श्योर नहीं हूँ इसलिए मैं इन पे बात नहीं करूंगा जी। व्यूज आ गए, ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है कि व्यूज हमारे पास क्या है। आपका जो टेबल होता है वो एक्चुअल टेबल होता है, लेकिन जब वो टेबल आप के सामने क्वेरी की सूरत में आता है या किसी भी सूरत में आता है तो वो एक व्यू बन के आपके सामने आता है, ठीक है। देखें जी, व्यू, उस व्यू का कोई ना कोई नाम होता है सिस्टम के अंदर, उसके अंदर फील्ड्स भी होते हैं, कॉलम का टाइटल भी होता है, ऑर्डर्स भी होता है, उसका उसकी विड्थ भी होती है, सब आपको नजर आता है। इनकी इकसाम है जी। मटीरियलाइज्ड व्यू क्या है, ये वो व्यूज हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम खुद मेंटेन कर रहा होता है आपके टेबल्स के साथ साथ, ठीक है। मटीरियलाइज्ड व्यू जो होते हैं, और सिंपल व्यूज जो एक टेबल पे मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स व्यूज जो एक से ज्यादा टेबल्स के पर मुश्तमिल होते हैं या एक टेबल एक व्यू और इस तरह करके बन जाते हैं। डायनामिक व्यूज जो होते हैं ये एक्सप्रेशंस की सूरत में जनरेट होते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन में जो आप कैलकुलेट कर रहे होते हो वो तो पहले टेबल में नहीं पड़ा होता। तो व्यू बेसिकली सिर्फ एक टेबल का आउटर व्यू है, याद रखिए। यानी जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे ना, ये देखें, अब ये जो चीज हमें नजर आ रही है ना ये एक्चुअल टेबल नहीं है। एक्चुअल टेबल तो कहीं पड़ा हुआ है जाके सर्वर के ऊपर, ये जो डेटाबेस का टेबल है, ये जो हमें नजर आ रहा है ये एक व्यू है और एक वर्चुअल टेबल है, ठीक है। फरखंदा मटेरियल देखे ना, ये एक व्यू है, ये एक सिंपल व्यू है, क्योंकि बल्कि ये सिंपल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स क्या था उसका नाम, कंपोजिट व्यू है, ये कॉम्प्लेक्स व्यू है ये, क्योंकि ये व्यू पहले ये टेबल बना और उस टेबल के ऊपर ये वाली क्वेरी चली, तो ये एक कॉम्प्लेक्स व्यू है। जरा ये एक एक लाइनर इनकी डेफिनेशन देखें। सिंपल व्यू वो है जो क्रिएट होता है टेबल से, सिर्फ टेबल से क्रिएट होगा, चाहे दो टेबलों से बनाओ चाहे एक टेबल से बनाओ। अगर आप एक व्यू बनाते हो जो कि टेबल पे भी मुश्तमिल हो सकता है और व्यू पर भी मुश्तमिल हो सकता है, ये देखें, सच एज टेबल एंड व्यूज, ठीक है। दो टेबलों पे ज्वाइन लगाएं तो जो आपको नजर आएगा वो भी व्यू है, एक टेबल पे सिलेक्ट की क्वेरी लगाएं जो आपको नजर आएगा वो भी व्यू है, ठीक है। और लेकिन जब आपने एक व्यू जनरेट किया और एक व्यू है दूसरा आपके पास टेबल है, उन दोनों के ऊपर आप कोई क्वेरी लगा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली लकीली ये एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है।
जी मैंने बशीर साहब जो ज्वाइन है उनको बड़ी तफसील के साथ डिस्प्ले किया है, वेन डायग्राम के साथ मैंने बना बना के उनको वहां पे दिखाया था कि 4 एग्जाम है और किस तरह से जो है ना वो आ जाती हैं। ठीक है जी। ये डायनामिक व्यूज ऐसे व्यूज होते हैं जो हमारे पास एक्सप्रेशंस की सूरत में और फंक्शंस की सूरत में जनरेट होते हैं, ये हमारे पास डायनामिक व्यूज होते हैं। क्योंकि देखो ना, यहाँ पे टेबल से बन के आ रहा है तो व्यू है, ये टेबल और व्यू से बन के आ रहा है तो ये भी इसके अंदर हमारे पास व्यू है। लेकिन ये तो टेबल में फील्ड ही कोई नहीं है, लेकिन आपको बना हुआ नजर आता है ना वहां पे। ठीक है जी। अगर ये सेशन एंड होगा तो हम इसको रिकंटिन्यू करेंगे जी, अगर हमारी बात खत्म नहीं होती तो जी। ठीक है। इसी तरह डिलीटिंग व्यूज जो डिलीट करते हैं, अपडेटिंग व्यूज जो डाटा को अपडेट करते हैं, मटेरियलाइज्ड व्यू का किसी ने पूछा था जी। तो ए प्री कंप्यूटेड टेबल कंप्राइजिंग एग्रीगेटेड जॉइंट डाटा, पॉसिबली डायमेंशन टेबल, एग्रीगेट व्यूज जो कि एक डीबीएमएस में पहले से समराइज्ड तौर पर बने पड़े होते हैं, वो हमारे पास मटेरियलाइज्ड व्यू कहलाते हैं जी। ठीक है जी। देखें जी इसमें खूबियां क्या आ गई जी, प्री कंप्यूटेड है और एग्रीगेटेड है। ठीक है। और इनको हम वो व्यूज को वर्चुअल टेबल व्यूज, ये सारी चीजें तो एक ही चीज के दो नाम है ना जी। नहीं जी, व्यू कॉम्प्लेक्स व्यू का मतलब ये है, सुनो, टेबल से व्यू बनता है, टेबल से व्यू बनता है। अगर एक टेबल से है सिंपल व्यू, दो टेबलों से है तो व्यू। अब एक टेबल है और एक व्यू है, इन दोनों को मिलाकर जब आप एक व्यू बनाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स व्यू कहलाएगा। ठीक है जी। और फिर देखें व्यू के पीछे कोई ना कोई टेबल है। अब एक्सप्रेशन क्या है, ये तो टेबल के अंदर मौजूद कोई नहीं है, समझ आ रही है ना। अब आप एक एक्सप्रेशन की बुनियाद के ऊपर जो है ना वो टेबल जनरेट कर सकते हैं या एक व्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो वो व्यू जो है वो हमारे पास कहलाएगा कि ये डायनामिक व्यू है। ठीक है जी। ओके जी। नेक्स्ट देख लें जी, हमारे पास मटेरियलाइज्ड व्यू जो हैं ये इंडेक्सेस की तरह ही होते हैं, क्योंकि इंडेक्सेस भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इजी रिट्रीवल के लिए बना के रखता है। ठीक है। ताकि जब भी कोई मुझसे डाटा मांगे, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बुनियादी फंक्शन ये है डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करना, ताकि एफिशिएंटली उस डाटा को हासिल किया जा सके या रिट्रीव किया जा सके। ठीक है ना। तो मटेरियलाइज्ड व्यू का भी यही मतलब है कि पहले से जो है ना वो व्यूज को तैयार करके, टेबल्स को तैयार करके, उनकी समरी को तैयार करके डीबीएमएस अपने पास रख रहा होता है कि अगर ये क्वेरी आएगी तो इसको इंडेक्सेस के तौर पे जो है वो हम यूज करेंगे जी। ठीक है जी। यहां तक जो टेबल था जी ये सारे का सारा डेटाबेस से रिलेटेड था जी। ठीक है जी। और अब इसके अलावा इसके अंदर डेटाबेस से रिलेटेड जो मेरी समझ में चीजें आती हैं, हो सकता है कि कोई सब टॉपिक तो रह गया हो। ठीक है ना। लेकिन मेरा भी ख्याल कि कोई मेन टॉपिक जो है वो मैंने यहाँ तक जो है वो अपने इल्म के मुताबिक, ठीक है ना, अपनी जो है वो नॉलेज के मुताबिक के मैंने छोड़ा हो। ठीक है जी। तो ये ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट क्या है ये मैं सांस लेने के बाद ही बताऊंगा, क्योंकि इसका डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का टॉपिक आखिरी चैप्टर्स की सूरत में मौजूद होता है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम को भी जाके टच करता है। इसलिए हम अगर इसको थोड़ा लेट भी देख लेते हैं तो तब भी कोई हर्ज नहीं है। ठीक है जी। लेकिन इससे पहले ये स्लाइड्स नहीं है जी मेरे पास, ये सारा ये मैंने कहा था जी, ये कॉपी मैंने हाईलाइट कर दी है, और जैसे ही ये हमारा सेशन खत्म होगा इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है ना वो हम जो है ना वो बात करें, ये मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर कर दूंगा। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का जवेरिया कह रही हैं जी, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का टॉपिक इसके अंदर तो इन हैंडआउट्स में तो शामिल नहीं है। ऐसे कर लेते हैं जवेरिया, जो मैंने एडवांस्ड टॉपिक्स का 1 या 2 लेसन रखे हैं ना, उनके अंदर मैं जरूर जो है ना वो डीडीएमएस को जो है ना वो जरूर उसके अंदर शेयर करूंगा। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये है, मैं इसको आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि जी ऐसा डीबीएमएस जो फिजिकली एक से ज्यादा लोकेशन के ऊपर, एक से ज्यादा मशीन्स के ऊपर चल रहा है। ठीक है, सुन लें, फिजिकली
एक से ज्यादा लोकेशंस पर, फिजिकल लोकेशंस पर और एक से ज्यादा मशीन्स के ऊपर चल रहा है और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से वो एक नजर आता। मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। फिजिकली भी वो एक से ज्यादा जगह पर मौजूद होगा और फिजिकली सिस्टम्स भी एक से ज्यादा मौजूद होंगे। आप youtube.com लिखें तो आपको एक ही लगता है कि youtube.com है, लेकिन youtube.com के पीछे कितने सर्वर्स पड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, और वो कलेक्टिव बन के एक आईपी एड्रेस से आपके सामने आ रहे हैं और एक डोमेन नेम से आ रहे हैं जिसका नाम है youtube.com। ठीक है, तो बेसिकली वो एक जगह तो मौजूद नहीं है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड का कॉन्सेप्ट आया था क्योंकि वॉल्यूम ऑफ डाटा बढ़ गया है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ गई हैं, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस ने भी ये डिस्ट्रीब्यूटेड की टेक्नोलॉजी को जो है, मैंने तो पहले बोला है जी नेटवर्क्स तो 100% है, इसकी डेफिनेशन में ये शामिल है। यहाँ पे मैं आपको इसकी डेफिनेशन निकाल के दिखाता हूँ। डी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स, DDS, DDBMS, चलो ऐसे कर लेते हैं। सुने, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में is a centralized application that manage distributed database as if there will be stored on a same computer। समझ आ गई कि एक्चुअली वो फिजिकली भी एक से ज्यादा लोकेशंस पर हैं और वो फिजिकली एक से ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, लेकिन आपको वो एक ही कंप्यूटर के तौर पे पेश किए जा रहे हैं। तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर देखूंगा ट्यूटोरियल पॉइंट का या किसी और वेबसाइट का, या मेरे पास इसके हैंडआउट्स पूरी बुक के भी मौजूद हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर सारा कुछ यही है। बाद में जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की आउटलाइन आपको दिखाऊंगा उसमें सारा वही है कि नॉर्मलाइजेशन है, डी नॉर्मलाइजेशन है, पार्टीशनिंग के ऊपर अच्छा खासा उसके ऊपर जोर दिया जाता है, क्योंकि फिजिकली आपने डेटाबेस के टेबल्स को एक जगह से दूसरी जगह तोड़ना है। आपने वेबसाइट है जी स्टडी टू नाइट, क्या है, एक सोर्स है ऑनलाइन जहां से आप पढ़ सकते हैं। और इसमें क्या है, जिस तरह ट्यूटोरियल्स पॉइंट है, W3 स्कूल्स है, तो ये चंद अच्छी वेबसाइट्स में से है जहां से अच्छा मटेरियल मिलता है। तो मैं चूंकि ऑनलाइन ही सारी चीजें पढ़ता हूँ और देखता हूँ, तो वहां पर मैं इनको हासिल करता हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है जी सबको? सर जरा ऑनलाइन जो आपके ये अपडेटेड हैंडआउट्स है ना, ये मुझे शेयर कर दीजिएगा। जी मैं अभी कर दूंगा जनाब, इसको हाईलाइट करना मकसद था। अब हाईलाइटेड कॉपी जो है ना वो इनके साथ शेयर करूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू सर। हाईलाइट में पता क्या है कि आप एक पेज आपके सामने खुलेगा ना, उसी वक्त पता चल जाएगा ये 5 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप उन 5 बातों को देख लोगे, बाकी चीजें मैंने काफी सारी आपको इसके साथ जो है ना वो शेयर कर दी है, ठीक है। और वो हाईलाइटेड ही आपके MCQs है, एक किस्म के हाईलाइटेड ही आपके की कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी ये इसको डिले किया हुआ है कि हाईलाइट करके ही आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी, ये 2 मिनट का सेशन है जी, हम इस सेशन को 2 मिनट के बाद ज्वाइन करते हैं। मैं इसे म्यूट कर रहा हूँ जी, ठीक है, और इसे लेफ्ट कर रहा हूँ जी। तो 3 मिनट के बाद 10:26 पे सॉरी, हम इसी सेशन को दोबारा ज्वाइन करेंगे और आखिरी जो हमारा टॉपिक है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट वाला, उसका थोड़ा सा आइडिया आपको दूंगा कि डेटाबेस के साथ उसका क्या ताल्लुक है। थैंक यू जी।